नोटबंदी के समय कहा था कि अगर सारे नोट अगर और वापस आ जाए और काला धन नहीं आता है तो मुझे बीच चौराहे पे तुम जो है गोली मार देना। तो वो बताइए कौन सा वो चौराहा, वो चुनेंगे या फिर देश की जनता चुनेगी? इसी महंगाई के मुद्दे पर 2014 में भारतीय जनता पार्टी को सिलेंडर पेट्रोल के दाम पे जो है ना सत्ता में लाई थी, और हम आज उससे कई गुना महंगी कीमतों पे चीज़ों को खरीद रहे हैं। रंगदारी वसूलने का, कॉलर पकड़ के डॉलर लेने का, ये इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। केरल में ये खुद बीफ खिलाने की बात कहते हैं, इनके मैनिफेस्टो में है। बिहार में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियां बड़े बड़े वादे कर रही है। कांग्रेस भी कह रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे तो 30 लाख रोजगार देंगे। हालांकि बीजेपी इस पे अब कुछ नहीं बोली कि हम 1 करोड़ देंगे कि 2 करोड़ देंगे। हालांकि मोदी जी 2 करोड़ का वादा किए, वो पूरा किए कि नहीं कि आप लोग भली भांति जानते हैं। अभी हम कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता लोगों के साथ हैं। अभी हमारे साथ अजय पासवान जी हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर मोदी जी ने वादा जो किया वो वादा आखिर कहाँ गया। फिर से वादा कर रहे हैं, क्या ये वादा पूरा होगा कि नहीं? और कांग्रेस ने जो वादा किया है इस बार के चुनाव में, वो वादा कहीं जुमला तो नहीं निकल जाएगा ना सर? सर क्या लगता है, मोदी जी 2 करोड़ का वादा किए थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो वादा कहाँ चला गया मोदी जी का? देखिए, मोदी जी ने कई वादे किए थे, 2 करोड़ से लेके 15 लाख ब्लैक मनी वापसी का, और कई ऐसे चीज़ें हैं जो मोदी जी लगातार चुनावों में झांसा देते रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की जो गारंटी है, न्याय यात्रा के बाद राहुल जी ने कहा है, हम उसके अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं। पिछले 2 दशकों में आपने देखा होगा कि जब कांग्रेस यूपीए की सरकार थी तो हमने वो तमाम पब्लिक से मुद्दे जुड़े हुए जो मुद्दे थे उस पर काम किया है, और ये कॉन्क्रीट है। उसके बाद जो सरकार बदली, तस्वीर बदली, तो वो परिस्थितियां केवल जुमलों पे चली आ रही है। दुनिया का कोई भी ऐसा सरकार नहीं होगा जो पब्लिक बेनिफिट के अलावा दूसरी बातों को करता हो। 400 पार का क्या नारा है, ये साफ जाहिर है कि एक जुमला है। 400 पार केवल एक बार इस देश में हुआ है जो कांग्रेस पार्टी की है, और उसी जुमले को दोहराकर लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। और जो जब जमीन खिसक जाता है तो एक लंबी ऊंचाई दिखाने की कोशिश की जा रही है मोदी जी के द्वारा कि हम 400 पार कर रहे हैं। लेकिन अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात कर रहे थे तो बीजेपी वाले तो ये कहते हैं कि भारत टूटा ही कब तक कि उसको हम लोग जोड़ें। देखिए, भारत जोड़ने की बात तो जब से मोदी जी की सरकार बनी है, तो जिस तरह से भारत में अलग अलग जगहों पे अलग अलग दलित, पिछड़ों और मुसलमानों के बीच एक गैप पैदा किया गया था, ये उसके जोड़ने की बात की जा रही है। कांग्रेस ने इस देश को हमेशा बांध के रखा है। देश टूटेगा कैसे? अच्छा, अभी भी मोदी जी 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। हालांकि कांग्रेस थी तो 2-4 रुपया किलो पर देती थी, मोदी जी उसको फ्री कर दिए। अब मोदी जी कह रहे 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाले, तो ये कौन सा गरीबी से बाहर निकाला, हमको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, ये हमेशा आंकड़ों में लोगों को उलझाते रहे हैं। वर्तमान में देश की आबादी 1 करोड़ 30 लाख से ऊपर है, जिसमें 130 करोड़, जिसमें 80 करोड़ को वो फ्री राशन की बात करें, तो ये कौन सा इकोनॉमिक वाली व्यवस्था है जिसमें 80 करोड़ लोगों को जो है खाना देने के लिए मजबूर करना पड़ा सरकार को? तो आप क्या गारंटी दे रहे हैं और कौन सी बात कह रहे हैं? तो ये केवल दुखद ही नहीं, ये शर्मनाक परिस्थिति है भारत के लिए कि 80 करोड़ लोगों को खाना दिया जा रहा है। सर, मोदी जी जब सरकार में आए थे तो बोले थे कि गंगा मैया की कसम खा रहे हैं, और गंगा मैया की कसम हाथ में लेकर के बोले थे कि सारी नदियां साफ करा देंगे। वो नदी के साफ हुई कि नहीं अभी तक? ये उन तमाम जुमलों की तरह है जो मोदी जी हमेशा करते हैं। उनका ही कुछ का भाषण है कि जब उन्होंने नोटबंदी के समय कहा था कि अगर सारे नोट अगर और वापस आ जाए और काला धन नहीं आता है तो मुझे बीच चौराहे पे तुम जो है गोली मार देना। तो वो बताइए कौन सा वो चौराहा, वो चुनेंगे या फिर देश की जनता चुनेगी? वो देश की जनता को वो चौराहा चुनने का समय आ गया है कि मोदी को सत्ता से बेदखल कर वापस जो है उनको गुजरात भेज दिया जाए। बीजेपी के कुछ कांग्रेस लोग कह रहे थे कि अगर सरकार आती है तो 400 पार होता है तो संविधान में कुछ कार्य मतलब संशोधन किया जाएगा, संविधान बदल देना है, बहुत सारे ऐसे बड़े फैसले होंगे। बड़ा फैसला क्या हो सकता है? देखिए, ये हिडन एजेंडा आरएसएस का 1924 में जब से आरएसएस की स्थापना हुई है तब से चला रहा है देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की। उसमें समानता और असमानता दोनों को साथ लेके चलने की बात कही गई है कि हम एक वर्ग को नीचे रखेंगे, एक वर्ग को ऊपर रखेंगे। आज ही अमित शाह जी का बयान आया है कि हम फुल मेजोरिटी में जब आएंगे तो ओबीसी और एससी एसटी के आरक्षण को ख़त्म कर देंगे। तो आप मुझे ये बताइए कि सच कौन बोल रहा है?
जो हिडन एजेंडा इनका जब सामने आ गया है तो इनके बात जो है ना मन से शेयर होते जा रहे हैं। तो ये तो तय है, इसलिए इस देश के पिछड़े, अति पिछड़े और जो गरीब तबका है, जिसमें सवर्ण जाति के भी लोग हैं जिन्हें 10% आरक्षण दिया जा रहा है, उनको भी सामने आकर बोलना होगा कि हाँ, हम जो है देश में समानता लाने के लिए जो आरक्षण दिया गया है उसके साथ हैं। अच्छा, स्मृति ईरानी जी कभी सिलेंडर पे बोलती थी कि इतना महंगा, 400 उनको महंगा लगता था, सिलेंडर लेकर के ढोती थी। आज 1200 रुपये, 1000 रुपया लोग उठा रहे हैं, तो फिर ये महंगाई नहीं तो क्या है? देखिए, स्मृति ईरानी जी जो है ना, वो ज़मीन से कभी जुड़ी नहीं रही हैं। उन्हें क्या पता कि सिलेंडर खरीदने में कितने जो है धुएं छूट जाते हैं। लेकिन अभी तो 100 रुपये सस्ता हो गया ना। 100 रुपये सस्ता, 400 का चीज़ जो है 1200 में मिल रहा है और आप 100 रुपये घटा दें तो वो कौन सा सस्ता है? दुर्भाग्य इस देश का है कि देश की जनता जो है इसी महंगाई के मुद्दे पर 2014 में भारतीय जनता पार्टी को सिलेंडर, पेट्रोल के दाम पे जो है ना सत्ता में लाई थी, और हम आज उससे कई गुना महंगी कीमतों पे चीज़ों को खरीद रहे हैं। तो अब देश की जनता को तय करना होगा कि वो किधर वोट करेगी। जब मोदी जी कह रहे हैं कि देश बहुत डेवलप हुआ है, बहुत सारे काम हुए, थोड़ी बहुत महंगाई है तो क्या, लेकिन वो पैसा सही कामों में लग रहा है। देखिए, डेवलपमेंट का आईना क्या होता है? ये कि 80 करोड़ लोगों को चावल वगैरह बन गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बन देखिए, रहा है। ये सतत विकास की चीज़ें हैं। ऐसा थोड़े था कि सड़कें बनी नहीं थी, सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है। और जो आंकड़े हैं वो आप देख लीजिए ना, 4 लेन से 6 लेन हुआ, 6 लेन से 8 लेन होने की बात हो रही है। कुछ सड़कें अगर नहीं निर्माण होगा तो सरकार करेगी क्या? मोदी जी को सत्ता में लाया गया था इन्हीं के लिए ना। मगर जो आरबीआई से पैसा उधार लिया गया है, जो देश पे कर्ज बढ़ा है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के क्या सोचते हैं? देखिए, ये तो भाई सुनियोजित साजिश है, रंगदारी वसूलने का, कॉलर पकड़ के डॉलर लेने का। ये इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है, जो कई लोग कह चुके हैं। तो मोदी सरकार को जो लगातार इसको छुपाती रही, इसके लिए अलग से उन्होंने कानून बनाया। धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट को, न्यायपालिका को, जिसने इसको उजागर किया और देश को बताया कि इलेक्टोरल बॉन्ड में कितना बड़ा चंदा तो आप लोग को भी तो आया था ना। चंदा है, हमने सार्वजनिक किया है सार्वजनिक तो वो लोग भी किए हैं। और उसके बाद फिर वो जो चंदा दिया है जिन लोगों ने, उनको क्या क्या बेनिफिट मिला है ये देखिए ना। जिनकी कमाई 1 करोड़ रुपया है वो 800 करोड़ रुपया चंदा दे रहे हैं। तो ये कौन दे रहा है? किस काम के लिए दे रहा है? जो कंपनी 100 करोड़ की है वो 600-700 करोड़ जो है चंदा दे रही है। तो ये कौन सा गुनाह है? अच्छा, बीजेपी वाले बीफ का बहुत ज़्यादा विरोध करता है और सबसे ज़्यादा चंदा बीफ कंपनी ने दिया है बीजेपी को। देखिए, ये डबल चरित्र वाले लोग हैं। केरल में ये खुद बीफ खिलाने की बात कहते हैं, इनके मैनिफेस्टो में है। तो ये दोहरे चरित्र वाले लोग हैं। इनके चाल चरित्र और आचरण हमेशा से आप साजिश के तहत चलता आ रहा है। जो ये कहेंगे वो कभी नहीं कहेंगे और जो ये दिखाएंगे वो कभी नहीं दिखेगा। जब मणिपुर के लेकर के क्या सोचते हैं? उतना बड़ा घटना हुआ, मोदी जी आए, मात्र 20-25 सेकंड मणिपुर पे बोले। अगर कोई वहाँ पे गैर सरकार होती, मतलब बीजेपी को छोड़ करके, तो बीजेपी वहाँ पे क्या ड्रामा करती? ये देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री का दुर्भाग्य है कि उन्होंने महिलाओं के साथ साथ देश की अखंडता से संबंधित चीज़ों के ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वो चुनाव में गए केवल अपने वोट मांगने के लिए। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री इस देश में अपने लोगों के बारे में, अपने लोगों को बचाने के बारे में नहीं बोल रहा है और वोट के लिए वो चले गए। तो ये दुर्भाग्य है। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, नीतीश जी 4000 पार कर रहे हैं, आप लोग कितना पार कर रहे हैं? देखिए, हम सत्ता में आएंगे, ठीक है, हमें 272 की ज़रूरत है। हम उतना कंप्लीट कर लें क्योंकि पिछले कुछ समय में हमारे आंकड़े बहुत कमज़ोर रहे हैं। हम उनको मजबूती से लाने की कोशिश करेंगे। 4000 तो आपको भी पता है कि टंग ऑफ मिस्टेक है उनका। जी तो बोला 4। नहीं, देखिए, ये नीतीश कुमार का मिस्टेक है, ठीक है, मैं उस पर कुछ नहीं आपत्ति करूंगा। 400 पार जो है वो उनकी साजिश है। हम सत्ता में आएंगे और सुनियोजित सरकार बनाने का दावा करते हैं। आपको बहुमत की केवल जरूरत है? हम बहुमत के साथ इस देश में हवाई बात नहीं हवाई बात नहीं करेंगे। अच्छा, एक और जरूरी चीज, ईवीएम को लेकर के आपको भी लगता है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हो सकती है? देखिए, इतना लंबा चुनाव होता है। आप जैसे देखिए, जहां भारतीय जनता पार्टी जो है, जहां उनके स्कोप कम है, साउथ में जाएंगे तो वहां एक दिन में 39 सीटों पे चुनाव हो जाता है। चाहे तमिलनाडु हो, केरला हो, एक दिन में 39 सीटों पे चुनाव हो जाए। और बिहार जैसे प्रदेश में जहां 40 सीट है, पैरेलल है सीटें, तो ये 7 चरण में चुनाव, वहां पे 1 चरण में चुनाव। ये क्या दर्शाता है? कहीं ना कहीं सशंकित करता है लोगों को। तो हम उससे भी सशंकित हैं कि कहीं सरकार ईवीएम ना बदले या टेम्परिंग ना करे, क्योंकि इसको कई दूसरे देशों में खारिज कर दिया गया है। तो ये है सस्पिशियस मामला और ये सरकार हमारी आएगी तो हम लोग ईवीएम को बदलने की भी बात सोचेंगे।
चलिए, तो अभी हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग थे। कांग्रेस के अभी पार्टी कार्यालय यानी सदाकत आश्रम में मौजूद थे और यहाँ पे एक मीटिंग चल रहा है। मीटिंग में सर देख रहे थे कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता लोग कांग्रेस ज्वाइन किए आज। उनका जो है ना मोह भंग हो गया है। उन्हें सच्चाई से आज जो है ना अवगत हुआ कि उनका नेतृत्व संभालने के लिए राहुल जी जो हैं उपयुक्त हैं। जो कंफ्यूज लोग थे वो लगातार पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं, तो हम ऐसे लोगों का सम्मान के साथ स्वागत करते हैं। चलिए, तो 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है उसका जो रिजल्ट होगा 4 जून को आएगा और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो किसके पक्ष में फैसला जाता है वो समय बताएगा। बाकी आप लोग लोकसभा चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।